आप सब ने राजा और बंदर की कहानी तो सुनी ही होगी। जब राजा के आदेश का पालन करते हुए बंदर मक्खी को मारने के चक्कर में राजा की नाक ही तलवार से काट डालता है। आज वही कहानी महाराष्ट्र में दो जोगा बोगा की जोड़ी फिर से दोहरा रहे हैं। जहां राजा का पात्र उद्धव ठाकरे तो वहीं बंदर का किरदार संजय राउत निभा रहे हैं। पार्टी की दिशा और दशा बदलने का जिम्मा जिस उद्धव ठाकरे पर होना चाहिए था वो उद्धव पर न होकर संजय राउत के हाथ में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे संजय राउत ने शिवसेना के समूल नाश की नींव उसी दिन रख दी थी जिस दिन महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन हुआ था, और अब संकट के दौर में भी राउत बेशर्मी की सारी सीमाएं पार किए जा रहे हैं। बताऊंगी कि कैसे शिवसेना के पतन का सबसे बड़ा कारक अगर कोई है तो वो है संजय राउत। दरअसल बाला साहेब ठाकरे ने जिस संजय राउत की उंगली पकड़कर उन्हें राजनीति का क ख ग सिखाया, आज उसी शिवसेना की धनिया बोने में संजय राउत सबसे आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेखन में राउत की निपुणता को देखते हुए बाला साहेब ठाकरे ने 1992 में राउत को मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बना दिया। बाल ठाकरे सामना के संपादक हुआ करते थे, परंतु सारे संपादकीय लेख यही संजय राउत लिखा करते थे, जो ये बताता है कि कैसे राउत बाला साहेब ठाकरे की पसंद बन चुके थे। बस एक इसी आशीर्वाद के कारण उन्हें सामना में लिखते लिखते शिवसेना की नीति निर्माण करने की शक्ति मिल गई। अब वर्तमान परिदृश्य को ही देखें तो पता चलता है कि किस बुद्धिहीन व्यक्ति को ठाकरे परिवार ने अपने कंधे पर चढ़कर आग बरसाने के लिए स्वतंत्रता दी। महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की भी बात की जाए तो ये कोई बागी विधायकों के कारण नहीं, संजय राउत जैसे बड़बोले नेताओं के कर्मों का ही प्रतिफल है। इसी का सबसे बड़ा उदाहरण महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन है, जिसको परिलक्षित करना इन्हीं संजय राउत की उपज थी। यूं तो संजय राउत हमेशा से ही भाजपा को अपनी प्रतिद्वंद्वी पार्टी मानते थे, जबकि भाजपा के साथ लंबे समय से शिवसेना की युति चली आ रही थी। बावजूद इसके राउत के विषैले बोल कभी शिवसेना के मुखपत्र सामना के द्वारा बाहर आते तो कभी कभी उनके बयानों के माध्यम से वो अपनी वेदना निकाला करते। वैचारिक दृष्टि से इतर निजी संबंध भी राजनीति में सबसे अहम बिंदु होते हैं, पर ऐसे निजी संबंध जो मात्र राजनीति से प्रेरित हो, उससे तो यही प्रदर्शित होता है कि उक्त व्यक्ति अपने परिवार अर्थात अपनी पार्टी के प्रति लेश मात्र भी वफादार नहीं है। संजय राउत उसी खेत की मूली है जो शिवसेना में रहते हुए उस एनसीपी से गठबंधन कराने के प्रपंच रचते रहे, जिसे बाला साहेब ठाकरे गाली देते नहीं थकते थे। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में राउत ने कुछ ऐसा ही करने का प्रयास तो किया था, पर शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन हो नहीं पाया था। अब आते हैं उसी भाजपा पर, जिसके लिए राउत के मुख से कभी पुष्पों की वर्षा नहीं हुई, जबकि दोनों दशकों पुराने गठबंधन के साथीदार रहे थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से संजय राउत का बीजेपी पर हमला बढ़ गया। उस समय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ा था। चुनाव के बाद बीजेपी को शिवसेना से अधिक सीटें आई, तब शिवसेना को दोबारा गठबंधन में लौटना पड़ा और देवेंद्र फडणवीस युति सरकार के मुख्यमंत्री बने। बेशर्मी की पराकाष्ठा ऐसी कि सामना में बीजेपी के खिलाफ आग उगलने वाले लेख अभी भी जारी थे, अभी भी लिखे जा रहे थे। अब वर्ष 2019 के समय एक बार पुनः बुद्धि खिसकने पर शिवसेना ने कम सीट प्राप्त करने के बाद भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई और स्वयं 56 सीटें जीतने के बाद 106 सीट जीतने वाली भाजपा को धोखा देते हुए इन्हीं संजय राउत के कर्मों के फलस्वरूप महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ। लेकिन वही है ना कि झूठ के पैर तो होते नहीं हैं, तो वो इसलिए ज्यादा देर तक चल नहीं पाते हैं।
कुछ ऐसा ही हाल इस अघाड़ी गठबंधन का था, जो 2.5 साल के भीतर ही गिरने के पड़ाव पर आ पहुंची है। इसके बाद भी संजय राउत के विषैले बोल कम नहीं हुए। एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं, उनके प्रति अपनी कुंठा सार्वजनिक रूप से गालियों और अपशब्दों के माध्यम से निकालकर संजय राउत ने सिद्ध कर दिया कि वो शिवसेना का नाश करने के बाद ही दम लेंगे। हाल ही के बयानों में से कुछ बयान इस प्रकार हैं कि जब गुवाहाटी में 40 बागी विधायकों के शव मुंबई आएंगे, तब हम सीधे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेजेंगे। उन्होंने बागियों को भैंसा बताते हुए कहा कि गुवाहाटी में एक मंदिर है जहां भैंसों की बलि दी जाती है। ये 40 भैंसे वहां बलि देने के लिए गए हुए हैं। यही नहीं, बाला साहेब ठाकरे के नाम पर नहीं, अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ जैसी भद्दी भद्दी भाषा के इस्तेमाल से लेकर कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। शिव सैनिक सड़कों पर हैं, बस इशारे का इंतजार है कि धमकी तक राउत ने अपनी बेशर्मी और नीच सोच का नंगा नाच कर शिवसेना को अवश्य मटियामेट कर दिया। आज शिवसेना के कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के हर निर्णय को संदेह की नजर से इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें ये विदित है कि बोल उद्धव रहे हैं पर शब्द राउत के हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर पार्टी में अविश्वास का भाव पैदा हो जाए तो समझ आता है कि बंदर तो बंदर, यहाँ राजा भी बेवकूफ है जो खुली आंखों से अपनी बर्बादी को देख रहा है और बंदर को और बढ़ावा भी दे रहा है कि जा जा मेरे शेर खेला कर।